हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो के अंदर बिजनेस इकोनॉमिक्स की यूनिट 1 पढ़ेंगे, जो कि इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है, बिना देरी करे शुरू करते हैं। इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स हैज ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। ये ग्रीक वर्ड से ड्राइव हो रहा है। ओकस मीन्स हाउस होल्ड, जिसमें ओकस का मतलब है हाउस होल्ड, एंड हेमिन मीन्स टू मैनेज। इसमें हम हाउस होल्ड की जो ये हमारी थिंग्स हैं उनको मैनेज करते हैं। हम कैसे मैनेज करेंगे? इकोनॉमिक्स के अंदर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अदम स्मिथ के अकॉर्डिंग ही गेव द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। जो इसने डेफिनेशन दी थी वो क्या है अपनी बुक के अंदर? वेल्थ ऑफ नेशन। इसकी बुक का नाम क्या है? वेल्थ ऑफ नेशन। ही डिफाइंस इकोनॉमिक एज एन इंक्वायरी इनटू अ नेशन एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। इन्होंने डिफाइन किया था अपनी वेल्थ ऑफ नेशन की बुक के अंदर कि इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है। इकोनॉमिक्स एक हमारी इंक्वायरी है हमारे नेशन के अंदर, और कोज है एक वेल्थ ऑफ नेशन का। ठीक है, अब है अकॉर्डिंग टू हार्वे के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ मैन एलोकेट लिमिटेड रिसोर्सेज टू प्रोवाइड फॉर देयर वेल्थ। इसका मतलब क्या है इस डेफिनेशन का? इकोनॉमिक्स एक हमारी ऐसी स्टडी है जिसमें हम मैन कैसे एलोकेट करें अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को और प्रोवाइड कराएं एक वेल्थनेस प्रोवाइड कराएं अपने आप को। ठीक है, अब है टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम के टाइप ये 3 टाइप्स के होते हैं। एक तो कैपिटलाइज, सोशलिस्ट और मिक्स। ठीक है, अब ये इनका डिफरेंस है इसमें। यहीं से पैरामीटर्स क्या है? पहला है ओनरशिप कंट्रोल। कैपिटलाइज को कौन कंट्रोल करता है? प्राइवेट सेक्टर। सोशलिस्ट को पब्लिक सेक्टर, और मिक्स बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों। ठीक है, अब है प्राइस डिटर्मिनेशन। प्राइस डिटर्मिनेशन यहाँ पे बाय मार्केट फोर्सेस डिमांड एंड सप्लाई। इसमें मतलब मार्केट की डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग अपने प्राइस को डिटरमाइन करेंगे। बाय सेंट्रल अथॉरिटी, ये सेंट्रल अथॉरिटी के थ्रू डिटरमाइन होगा इसमें बहुत दोनों के लिए। ठीक है, अब है प्रोफाइल मोटिव। इसका प्रोफाइल मोटिव क्या? प्रॉफिट मोटिव। इसके कैपिटलिस्ट के अंदर प्रॉफिट मोटिव होता है, सोशलिस्ट के अंदर केवल सोशल वेलफेयर है, कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं होता। ठीक है, मिक्स के अंदर प्रॉफिट मोटिव फॉर प्राइवेट सेक्टर नोट एंड सोशल वेलफेयर। मतलब प्राइवेट सेक्टर में प्रॉफिट मोटिव होएगा और सोशल में वेलफेयर, ओनली वेलफेयर। ठीक है, रोल ऑफ गवर्नमेंट का रोल कैपिटलिस्ट में नहीं होता और इसमें कंप्लीट रोल होता है सोशलिस्ट में। फुल रोल इन पब्लिक सेक्टर एंड लिमिटेड रोल इन प्राइवेट सेक्टर। फुल पब्लिक सेक्टर में फुल रोल रहेगा और प्राइवेट सेक्टर में कोई भी रोल नहीं रहेगा। ठीक है, अब है माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो और मैक्रो क्या है? स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट ऑफ इकोनॉमिक। माइक्रो में हम एक इंडिविजुअल यूनिट्स की स्टडी करेंगे। इसमें स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स एज अ होल। इसके अंदर हम सारी इकोनॉमिक्स की स्टडी करेंगे। ठीक है, फोकस एरिया क्या आएगा? इंडिविजुअल मार्केट एंड डिसीजन मेकर। इसमें इंडिविजुअल मार्केट और डिसीजन मेकर पे फोकस रहेगा। इसमें एग्रीगेशन ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल्स, इकोनॉमिक वेरिएबल्स का एग्रीगेशन करेंगे, एंड नेशनल परफॉर्मेंस, और अपनी नेशनल परफॉर्मेंस पे ध्यान देंगे। ठीक है, अब स्कोप क्या है इसका? डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड और सप्लाई में प्राइसिंग डिसीजन और कंज्यूमर बिहेवियर में स्कोप है इसका। ठीक है, इसका है इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, जीडीपी, फिलोसफर टैक्स, गवर्नमेंट एंड मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीएफ, इन सब में इसका स्कोप है। ठीक है, एजेंट स्टडी किस पे करते हैं? जैसे हाउस होल्ड हो गए, बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज जो होगी उस पे हम इनके प्रोडक्ट्स पे स्टडी करेंगे। ठीक है, इसके अंदर गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक एंड एंटायर इकोनॉमिक्स के ऊपर स्टडी करेंगे हम। अब है इकोनॉमिक एनालिसिस। इकोनॉमिक एनालिसिस क्या है? ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो इंडिविजुअल और डेडिकेटिव। इंडक्टिव और डेडिकेटिव। इंडक्टिव में मतलब कि हम एक चीज़ की करते हैं, और डिडक्टिव में हम उसके यूनिवर्सल की करें। इसमें इंडिविजुअल भी करेंगे, इसमें यूनिवर्सल की करेंगे। ठीक है, अब है डिडक्टिव इकोनॉमिक एनालिसिस। जो क्या है? ये है द डिडक्टिव मेथड इज ऑल्सो नॉन एज एनालिटिकल। इसे हम एनालिटिकल और एब्स्ट्रैक्ट एंड प्रायर मेथड भी बोलेंगे। डिटेक्टिव मेथड को एनालिटिकल, एब्स्ट्रैक्ट और प्रायर मेथड बोलेंगे। द डिटेक्टिव मेथड कंसिस्ट इन ड्राइविंग कंक्लूजन फ्रॉम जनरल ट्रूथ। इसका जो मोटिव होता है ना इसका डिसीजन, डिटेक्टिव मेथड का, ये हमारे जो कंक्लूजन फॉर्म होते हैं जनरल ट्रूथ, इन सब पे वर्क करता है। टेक फ्यू जनरल प्रिंसिपल्स, ये कुछ जनरल प्रिंसिपल लेता है, एंड अप्लाई दैम डाटा कंक्लूजन, और उसे अप्लाई करता
रहता है डेटा को कंक्लूजन, डेटा में कंक्लूजन निकालने के लिए यूज करते हैं हम, ठीक है। अब इसकी मेरिट्स क्या है, दिस मेथड इज नियर टू रियलिटी, है रियलिटी के पास होता है, यूज टू मैथमेटिकल टेक्निक, इसमें मैथमेटिकल टेक्निक्स का यूज करते हैं। दिस मेथड इज सिंपल एंड एनालिटिकल, ये मेथड हमारा सिंपल और एनालिटिकल है, ठीक है। अब है सेकंड वाला इंडक्टिव इकोनॉमिक एनालिसिस, ये क्या है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एम्पेरिकल मेथड, इसे एम्पेरिकल मेथड बोलते हैं। इफ इट इन्वॉल्व ऑफ रीजनिंग फ्रॉम पार्टिकुलर फैक्ट्स टू जनरेट प्रिंसिपल्स, ये जो हमारा इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं रीजनिंग, जो हमारे पार्टिकल फैक्ट्स होते हैं, पार्टिकुलर फैक्ट्स वो रिलीज होते हैं, और जनरेट प्रिंसिपल, इसमें हम अपने प्रिंसिपल को जनरेट करते हैं, ठीक है। स्टेप ऑफ इंडक्टिव मेथड, इंडक्टिव मेथड के कुछ स्टेप है, पहला है ऑब्जर्वेशन, हम ऑब्जर्व करेंगे, सेकंड है फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस और स्टेटमेंट, फिर हम स्टेटमेंट को फॉर्मेट करेंगे, स्टेटमेंट का फॉर्मेशन करेंगे, थर्ड है जनरलाइजेशन, फिर हम उसे जनरलाइज करेंगे मतलब कि देखेंगे, देखभाल करेंगे, और वेरिफिकेशन, फिर उसका एक वेरीफाइड रिजल्ट निकाल लेंगे, ठीक है। अब है मेरिट्स ऑफ इंडक्टिव मेथड, इंडक्टिव मेथड की मेरिट्स क्या है, इट इज बेस्ड ऑन फैक्ट, ये फैक्ट पर बेस है, सो दिस मेथड इज रियलिस्टिक, तो ये मेथड हमारा रियलिस्टिक भी है। इट रिक्वायर्स स्टैटिकल टेक्निक्स, ये स्टैटिकल टेक्निक्स रिक्वायर करता है। इंडक्टिव मेथड इज डायनेमिक, जो हमारा इंडक्टिव मेथड है वो डायनेमिक है, ठीक है। अब है स्केर्सिटी एंड चॉइस, स्केर्सिटी और चॉइस क्या है, द फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज अ स्केर्सिटी, जो हमारी फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो क्या है, स्केर्सिटी है, क्या है, विच अराइज बिकॉज, ये कब अराइज होती है, ह्यूमन बॉन्ड आर अनलिमिटेड बट द रिसोर्सेज अवेलेबल टू सेटिस्फाई वांट टू आर अनलिमिटेड, जो ह्यूमन के बॉन्ड्स है वो भी अनलिमिटेड है, और जो उससे रिसोर्सेज अवेलेबल हुए उसकी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए वो भी अनलिमिटेड है। मतलब कि जैसे हमारे पास कोई सामान है पर हमारी और ज़्यादा वांट्स रहेंगी कि हम और ज़्यादा खरीदे सामान, और ज़्यादा डिज़ायर जो है ना हमारी कभी भी ख़त्म नहीं होती, जितना हम खरीदते हैं उससे ज़्यादा की डिज़ायर्स रहती हैं हमारी, वो होगी हमारी स्केर्सिटी एंड चॉइस, ठीक है। द सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम, सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, व्हाट टू डू, क्या प्रोड्यूस करना है, हाउ टू डू, कैसे प्रोड्यूस करना है, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके द्वारा प्रोड्यूस करना है, ऐसे, ठीक है। पहला है व्हाट टू डू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है। इन दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम में वी हैव टू एनालाइज, इसमें हम एनालाइज करेंगे विच टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आ प्रोड्यूसर हैव टू मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस, मतलब इसके अंदर जो है ना, इस टाइप ऑफ एनालिसिस के अंदर हम ये डिसाइड करते हैं कौन से टाइप का गुड और सर्विसेज हमें प्रोड्यूस करना है, मैन्युफैक्चर करना है, और कौन सा प्रोडक्ट, वेदर इट शुड बी कैपिटल गुड एंड डिफाइंस गुड, ये हमारी कैपिटल गुड और डिफाइंस गुड है, ठीक है। हाउ टू प्रोड्यूस के अंदर क्या आएगा, आ प्रोड्यूसर हैव टू डिसाइड बाय विच टेक्निक ही शुड प्रोड्यूस द गुड्स, मतलब इसके अंदर एक प्रोड्यूसर डिसाइड करेगा कौन सी टेक्निक्स को यूज करके उसे अपने प्रोड्यूसर को अपने गुड को प्रोड्यूस करना है, ठीक है। इसके अंदर दो, एक तो आएगा लेबर इंसेंटिव, एक आएगा कैपिटल इंसेंटिव, लेबर में मतलब लेबर द्वारा, और कैपिटल को यूज करके, ठीक है। फॉर हुम टू प्रोड्यूस, आ प्रोड्यूसर हैव टू डिसाइड, प्रोड्यूसर डिसाइड करेगा फॉर विच सेक्शन ऑफ सोसाइटी ही मैन्युफैक्चर द गुड, कौन से सेक्शन ऑफ सोसाइटी में वे मैन्युफैक्चर ऑफ गुड को मैन्युफैक्चर करेगा, मतलब बनाएगा, ठीक है। अब है लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये हमारा। लॉ ऑफ डिमांड, इट स्टेट दैट, ये क्या कहता है, लॉ ऑफ डिमांड, देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड, जो हमारा प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशन रहता है, कीपिंग अदर फैक्टर कॉन्स्टेंट, और बाकी के जो बचे हुए फैक्टर्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, कॉन्स्टेंट हो जाएंगे। दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज, इस लॉ को फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज के नाम से भी जानते हैं, या तो लॉ ऑफ डिमांड आ जाएगा, कभी कभी पेपर में ऐसा पूछ लिया जाएगा लॉ ऑफ परचेज, तो हम फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज तो हमने पढ़ा ही नहीं है, तो वो क्या है, हमारा लॉ ऑफ डिमांड है, ठीक है। एजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, इसके एजम्पशंस क्या है, पहला प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड डू नॉट चेंज, जो सब्स्टिट्यूट गुड होगा ना उसका प्राइस चेंज नहीं होगा, जो पहले था वही रहेगा। प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड रिमेन कॉन्स्टेंट, जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड का जो प्राइस रहेगा वो रिमेन कॉन्स्टेंट रहेगा। इनकम ऑफ कंज्यूमर रिमेन सेम, जो कंज्यूमर की इनकम होएगी वो भी सेम रहेगी। देयर इज नो
एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर, और हम कोई भी एक्सपेक्टेशन ऐसी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि फ्यूचर में उस प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज होएगा या फिर डिक्रीज होएगा, ठीक है। टेस्ट एंड प्रीफरेंस ऑफ कंज्यूमर रिमेन सेम, और जो कंज्यूमर की वो रहेगी ना, जो टेस्ट एंड प्रीफरेंस रहेगा ना कंज्यूमर का, वो भी सेम रहेगा। मतलब कि जो जैसे प्रोडक्ट वो पहले यूज़ करता था अब भी वही प्रोडक्ट वैसे ही यूज़ करेगा, ठीक है। अब है एक्सपेक्टेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, इसकी क्या एक्सपेक्टेशंस है। पहला है वेबिनन गुड, इसके अंदर पहले ये देख लेते हैं सब्स्टिट्यूशन गुड क्या होता है। मतलब कि किसी की जगह क्या ले लेना, कोई जगह ले लेगा किसी चीज़ की। तो जैसे कि हमारा पेन है, पेन और इंक, पेन के अंदर जो रिफिल पड़ता है, पेन और रिफिल दोनों एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट है, एक दूसरे के बिना वो काम नहीं कर सकता। बटर एंड ब्रेड, ब्रेड एंड बटर, ब्रेड और बटर दोनों की सेल एक जैसी होएगी, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड मतलब कि किसी के जगह हम कोई सा यूज कर लेंगे, जैसे कि पेंसिल एंड पेन, पेंसिल की जगह हम पेन का यूज कर सकते हैं, उसकी कॉम्प्लीमेंट, उसका कॉम्प्लीमेंट आ गया, ठीक है। ऐसी है। अब है फेमिनिन गुड, ये क्या है। सच कमोडिटीज विच आर कंसीडर्ड एज अ सिंबल ऑफ स्टेटस, जो हम कमोडिटी हमें कंसीडर करेगी किसी का सिंबल, स्टेटस ऑफ सिंबल बताएगी। दीज आर नाउन एज वेबिनन गुड, उन गुड्स को हम क्या बोलेंगे, वेबिनन गुड बोलेंगे। द हाइट ऑफ प्राइस ऑफ द गुड्स, जो इसकी हाइट रहेगी ना प्राइस ऑफ गुड की, आर द मोर अब है लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई क्या है। लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट दैट द डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। लॉ ऑफ सप्लाई में हमारा डायरेक्ट रिलेशन रहेगा बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई, प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई में। कीपिंग अदर फैक्टर आर कांस्टेंट, और बाकी के कांस्टेंट जो है क्या रहेंगे, वो रहेंगे कांस्टेंट हो जाएंगे, बाकी के फैक्टर कांस्टेंट हो जाएंगे। लॉ ऑफ डिमांड में हमारा इनवर्स रिलेशन था, लॉ ऑफ सप्लाई में हमारा डायरेक्ट रिलेशन हो जाएगा। एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई, इसके कुछ एक्सेप्शन क्या है। प्राइस ऑफ अदर गुड्स आर कांस्टेंट, जो प्राइस रहेगा बाकी के गुड्स का वो क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। देयर इज नो चेंज इन द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं होएगा। प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रिमेन्स द सेम, जो हमारे फैक्टर के प्राइस रहेंगे, फैक्टर प्रोडक्शन के प्राइस रहेंगे, वो क्या होंगे, सेम रहेंगे। देयर इज नो चेंज इन टैक्सेशन पॉलिसी, और जो हमारी टैक्सेशन पॉलिसी यानी कि टैक्स वाली पॉलिसी रहेगी ना, उसमें कोई चेंज नहीं होएगा, जैसा था वो ऐसा ही रहेगा। गुड्स ऑफ द प्रोड्यूसर रिमेन्स द सेम, गोल्स जो रहेंगे प्रोड्यूसर के गोल्स वो भी सेम रहेंगे। गुड्स के गोल्स के जो प्रोडक्ट रहेंगे वो रहेंगे ना गोल्स, वो भी सेम रहेंगे। अब है एक्सपेक्टेशन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। एक्सपेक्टेशन क्या है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन क्या होंगी। इफ सेलर एक्सपेक्ट इन डिक्रीजिंग इन प्राइस इन फ्यूचर, वो देख मतलब वो कोई सेलर है वो एक्सपेक्ट करेगा उसके किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस डिक्रीज हो रहे हैं फ्यूचर में, देन द लॉ ऑफ सप्लाई डज नॉट बॉन्ड ट्रू। तो ये जो लॉ ऑफ सप्लाई है इसे ट्रू नहीं बताती, सही नहीं बताती, क्योंकि लॉ ऑफ सप्लाई और लॉ ऑफ प्रोडक्ट के लॉ ऑफ सप्लाई में डायरेक्ट रिलेशन रहेगा हमारा प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई में, इस वजह से। इन दिस सिचुएशन द सेलर विल बी विलिंग, इस सिचुएशन में जो सेलर जो है विलिंग रहेगा, मतलब उसके पास ऐसी कैपेबिलिटी होगी जो वो सेल कर सके लो प्राइस पे भी और हाई प्राइस पे भी, ठीक है। अब है एग्रीकल्चर गुड्स। एग्रीकल्चर गुड्स क्या होंगे, द लॉ ऑफ सप्लाई डज नॉट अप्लाई टू एग्रीकल्चर गुड, ये एग्रीकल्चर गुड पे अप्लाई नहीं होता, क्यों, एज देयर प्रोडक्शन डिपेंड ऑन क्लाइमेटिक कंडीशन, क्योंकि उसकी जो प्रोडक्शन जो है ना डिपेंड होता है वो क्या, क्लाइमेटिक कंडीशन पे होता है। जैसे कि हमने कोई भी एग्रीकल्चर, जैसे हमने कोई अपने गेहूँ बोए हैं, जैसे गेहूँ है वो एक खेत में, तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि जो उसकी क्लाइमेटिक कंडीशन यानी कि सर्दी सही हो, उसे पानी अच्छे से मिले, खाद पानी देंगे हम, तभी तो वो गेहूँ हमारे अच्छे से होंगे। जैसे हम उसे पानी नहीं दे पाए, क्लाइमेटिक कंडीशन उसकी अच्छी नहीं हो, तो वो कैसे हो जाएंगे। तो इसलिए एग्रीकल्चर गुड्स लॉ ऑफ सप्लाई पर डिपेंड नहीं होता।
अब है पेरिसेबल गुड्स, ये क्या है, इन केस ऑफ पेरिसेबल गुड्स लाइक वेजिटेबल फ्रूट्स एक्सेट्रा, ये कौन से होंगे, वेजिटेबल्स फ्रूट्स ये सब होंगे। द सेल विल बी रेडी टू सेल मोर इवन इफ द प्राइस आर फॉलन, मतलब कि ये हमें, ये कुछ ऐसे गुड्स हैं जो हमें बेचने ही बेचने हैं, ताकि चाहे हमारे लो पे हो, लो प्राइस पे बिके या फिर हाई प्राइस पे बिके। जैसे कि फ्रूट्स हो गए और वेजिटेबल्स हो गई, वो ताजी होंगे तभी तो वो ज़्यादा बिकेंगे, बासी हो जाएंगे तो उन्हें कोई खरीदने का ही नहीं है। इसलिए तो जो वो सेलर होगा उसे चाहे वो लो प्राइस पे बेचने हो पर वो बेचेगा, ताकि फिर वरना तो वो खराब हो जाएंगे और उसे लॉस हो जाएगा, इसलिए वो कम प्राइस पे बेच देगा उन्हें। अब है रेयर आर्टिकल्स, रेयर आर्टिकल्स कौन से होंगे, रेयर आर्टिकल्स एंड प्रीसियस आर्टिकल्स। रेयर आर्टिकल्स को हम प्रीसियस आर्टिकल्स भी बोलेंगे। आर ऑल्सो आउटसाइड द स्कोप ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई, ये भी लॉ ऑफ सप्लाई के बाहर है। जैसे फॉर एग्जांपल पेंटिंग ऑफ मोनालिसा, मोनालिसा का पेंटिंग कैन नॉट इंक्रीज इवन देयर प्राइस आर इंक्रीज, जो मोनालिसा की पेंटिंग है उसके प्राइस इंक्रीज नहीं होने के, चाहे बेशक से हम उसके प्राइस इंक्रीज कर ले डिक्रीज कर ले, जो उसकी वैल्यू रहेगी ना हमारे माइंड में वो ही रहेगी। ठीक है। बैकवर्ड कंट्रीज, कुछ बैकवर्ड कंट्रीज हैं जैसे कि इन इकोनॉमिकली बैकवर्ड कंट्रीज, कुछ इकोनॉमिकल बैकवर्ड कंट्रीज है जैसे प्रोडक्शन सप्लाई कैन नॉट बी इंक्रीज, इनकी प्रोडक्शन सप्लाई इंक्रीज नहीं होती विद राइज इन द प्राइस, चाहे उनका हम प्राइस बढ़ा दे ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज, ताकि उसकी शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज कम हो सके। ठीक है। अब है डिमांड एंड सप्लाई इक्विबिलियम, डिमांड और सप्लाई इक्विबिलियम क्या है, डिमांड एंड सप्लाई इक्विबिलियम और ऑल्सो नाउन एज मार्केट इक्विबिलियम, इसे हम मार्केट इक्विबिलियम भी बोलेंगे। इट इज द पॉइंट वेयर क्वांटिटी ऑफ डिमांड और सर्विसेज डिमांड बाय कंज्यूमर इक्वल द क्वांटिटी सप्लाई बाय द प्रोड्यूसर। ये क्या है, ये हमारा ऐसा पॉइंट है गुड्स और सर्विसेज डिमांड का कंज्यूमर के द्वारा जो इक्वल रहेगा क्वांटिटी ऑफ सप्लाई और प्रोड्यूसर में, दोनों में। ठीक है। द बैलेंस पॉइंट डिटरमाइन द इक्विबिलियम प्राइस, जो हमारा बैलेंस पॉइंट मिलेगा वो क्या होएगा, हमारा इक्विबिलियम का प्राइस होएगा। एंड द इक्विबिलियम क्वांटिटी इन अ मार्केट, और उसकी क्वांटिटी भी मार्केट में सेम ही रहेगी। ठीक है। अब इक्विबिलियम क्या है, द इक्विबिलियम पॉइंट इज वेयर, इक्विबिलियम पॉइंट वहाँ होता है जहाँ डिमांड एंड सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट, जहाँ डिमांड और सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट करेगा हमारे ग्राफ के अंदर, एक पॉइंट बनाएगा वहाँ। द प्राइस ऑफ सच कमोडिटी, प्राइस उस कमोडिटी का प्राइस एंड द क्वांटिटी कंज्यूमर वांट टू बाय इट एग्जैक्टली द सेम एज द क्वांटिटी प्रोड्यूसर, क्वांटिटी उसकी प्रोड्यूसर की सेम रहेगी और चाहे वो सेल करे या ना करे, वैसे तो वो करना चाहेगा। दिस इज ऑल्सो नॉन एज मार्केट क्लियरिंग प्राइस, इसे हम मार्केटिंग क्लियरिंग प्राइस भी बोलेंगे बिकॉज इट एलिमिनेट्स शॉर्टेज और सरप्लस, ये हमारा एलिमेंट ऑफ शॉर्टेज और सरप्लस होगा। ठीक है। अब हमारा देखो इस ग्राफ के अंदर इक्विबिलियम पॉइंट कहाँ है, ये हमारे हो गए प्राइस, ये होगी क्वांटिटी सप्लाई क्वांटिटी डिमांड। देखो जो हमारा प्राइस बढ़ रहा है तो हमारी क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज हो रही है, और प्राइस बढ़ रहा है हमारी क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीज हो रही है। तो एक पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पे प्राइस क्वांटिटी सप्लाई और क्वांटिटी डिमांड सेम होएगी, यहाँ पे भी 400 है यहाँ पे भी 400 है, वो प्राइस क्या है 40 पे, क्वांटिटी ऑफ सप्लाई और क्वांटिटी ऑफ डिमांड दोनों सेम है, ये हमारा इक्विबिलियम पॉइंट हो गया। अब ये हमारा ग्राफ है, बार ग्राफ के थ्रू देखते हैं। जैसे हमने ये बना लिया तो ये वाला पॉइंट पे यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे आप, इक्विबिलियम पॉइंट बोलेंगे। जहाँ क्वांटिटी ऑफ सप्लाई एंड क्वांटिटी ऑफ डिमांड इंटरसेक्ट करेगी, उस वहाँ पे एक पॉइंट बनाएगी, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम, इक्विबिलियम पॉइंट बोलेंगे। ठीक है। अब है द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी एंड इट्स एप्लीकेशन, इसकी कॉन्सेप्ट इलास्टिसिटी का और उसकी एप्लीकेशन क्या है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज रेफर्स टू प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या रेफर करेगी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इट इज द डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस, ये हमारी डिग्री होगी किसकी, रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांड, क्वांटिटी डिमांड की रेस्पॉन्सिवनेस की ऑफ कमोडिटी यानी कि प्रोडक्ट की, ड्यू टू चेंज इन प्राइस कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट। जब हम इसके अंदर प्राइस चेंज कर दे प्राइस, तो अदर फैक्टर हमारे क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसका फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और परसेंटेज चेंज इन प्राइस, क्वांटिटी डिमांड का परसेंटेज और चेंज इन प्राइस का परसेंटेज।
ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, वो क्या है, कैलकुलेट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करना है। जैसे कि सपोज द प्राइस ऑफ कमोडिटी, एक प्रोडक्ट का प्राइस क्या डिक्रीज हो रहा है 10 रुपये टू 9 रुपये, 10 रुपये से 9 रुपये हो गया। एंड ड्यू टू दिस डिमांड, इस डिमांड की वजह से ऑफ कमोडिटी इंक्रीज 100 यूनिट टू 120 यूनिट, इस 1 रुपये की कम होने की वजह से उसकी 20 यूनिट्स इंक्रीज होगी। व्हाट इज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हमें इसमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताना है। क्या होगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड एंड चेंज इन प्राइस, यानी कि QD अपॉन Q मल्टीप्लाई QP अपॉन P। तो ये क्या होगी, क्वांटिटी क्या हो रही है हमारी, ये होगी हमारी 20, 100 से इंक्रीज हुई 120, तो 120 माइनस 100 क्या होगी 20। और प्राइस क्या कितना कम हो रहा है हमारा, 1 कम हो रहा है। तो 20 अपॉन 10 इंटू 1 अपॉन 100 रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो हम इसे काटेंगे तो हमारा क्या आएगा 50%। ये हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना चेंज हो रहा है, 50% चेंज हो रहा है। ये देखो इनिशियल प्राइस पहले क्या था हमारा 10, न्यू प्राइस क्या हो गया 9, तो डेल्टा P क्या हो गया हमारा 1। इनिशियल क्वांटिटी डिमांड पहले क्या थी 100, फिर न्यू वाली 120 माइनस 100 तो क्या आ गई 20 आ गई। ठीक है। अब है टाइप्स एंड डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये जो हमें 5 टाइप्स है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पहला क्या है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, EP इसकी क्या होगी इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी तक जा सकती है। द डिमांड इज सेड टू बी परफेक्टली इलास्टिक, हम उस डिमांड को बोलेंगे परफेक्ट इलास्टिक इफ द क्वांटिटी डिमांड यानी कि QD इंक्रीज बाय अनलिमिटेड, जब हमारी QD अनलिमिटेड यानी कि इनफाइनाइट पहुंच जाए क्वांटिटी और विद अ स्मॉल फॉल इन प्राइस, और जो उसका प्राइस है ना प्राइस में कम छोटा सा फॉल हो तो उसे क्या बोलेंगे हम परफेक्ट इलास्टिक डिमांड। जैसे कि ये हमारा कर्व हो गया, ये 10, 20, 30 प्राइस में क्या 10 का फर्क जा रहा है, और ये हमारा ये जो डिमांड है वो 10 पे ही जा रही है, तो ये हमारे क्या हो गया हॉरिजॉन्टल कर्व हो गया हमारा परफेक्ट क्वालिटी का। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा सेकंड परफेक्ट इन इलास्टिक डिमांड। परफेक्ट इन इलास्टिक डिमांड क्या है, द डिमांड इज सेड टू बी इन इलास्टिक इफ द डिमांड रिमेन कांस्टेंट, जब हमारी डिमांड तो रहेगी कांस्टेंट, प्राइस में भी जो प्राइस में है ना वो राइज भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। मतलब जो हमारी डिमांड है, डिमांड तो रहेगी हमारी कांस्टेंट, पर जो प्राइस है ना प्राइस में अप डाउन हो सकते हैं, या तो प्राइस बढ़ सकता है और प्राइस घट सकता है। ठीक है। अब जैसे ये 20 है, ये हमारी क्या है लॉ ऑफ डिमांड जो है वो तो 20 है, प्राइस में घट बढ़ रहे हैं 10, 20 ऐसे होता है, और ये हमारा वर्टिकल ग्राफ बनेगा। ठीक है। हाँ भाई थर्ड है रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। रिलेटिवली है कुछ, द डिमांड इज सेड टू बी रिलेटिव इलास्टिक इफ द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज ग्रेटर देन द परसेंटेज इन प्राइस। मतलब वो क्या होगी हमारी इलास्टिसिटी, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड कौन सी होएगी, जो हमारी रिलेटिवली इलास्टिक होएगी, थोड़ी सी इलास्टिक होएगी, जो हम परसेंटेज में चेंज करते हैं और क्वांटिटी डिमांड को बढ़ा रही है, तो हमारी परसेंटेज प्राइस की जो परसेंटेज होएगी वो भी इंक्रीज हो जाएगी। जैसे कि इफ द प्राइस फॉल बाय 5%, जो प्राइस है वो 5% कम हो रहा है, देन द क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होएगी 10%। जो वो 5% कम हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांड 10% हमारी इंक्रीज होगी। जैसे 5 से 10 ये होगी 10, हमारा फ्लैटर कर्व बनेगा। ठीक है। अब है फोर्थ वाला रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। इसमें क्या आएगा, हाँ द डिमांड इज सेड टू बी रिलेटिव इन इलास्टिक इफ द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, जब हमारी क्वांटिटी डिमांड में चेंज आए परसेंटेज में इज लेस देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। पर क्वांटिटी डिमांड परसेंटेज क्वांटिटी डिमांड में जो चेंज आ रहा है वो तो कम है और परसेंटेज चेंज इन प्राइस में ज़्यादा हो जाएगा, तो इसमें स्लैटर्ड कर्व बनेगा हमारा। अब है फिफ्थ वाला यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ये क्या है, द डिमांड इज सेड टू बी यूनिटरी इलास्टिक इफ द परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसे हम कब बोलेंगे यूनिटरी इलास्टिक, जब हमारी परसेंटेज चेंज होएगा डिमांड में इक्वल परसेंटेज चेंज ऑफ प्राइस। चेंज और डिमांड और प्राइस का जो परसेंटेज चेंज होएगा वो क्या होगा इक्वल हो जाएगा। देयर इज नो पार्टिकुलर एप्लीकेशन फॉर दिस डिमांड कर्व। इस डिमांड कर्व के लिए कोई पार्टिकुलर एप्लीकेशन नहीं है। ठीक है। अब है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन 4 फैक्टर, ये 4 फैक्टर है लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योरशिप।
पहला क्या है, लैंड। लैंड मतलब कि ज़मीन। इट इज़ अ नेचुरल रिसोर्स नीड टू प्रोड्यूस गुड। ये हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है जो हम गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल आ बिल्डिंग इज़ यूज टू प्रोड्यूस गुड्स। एक बिल्डिंग को यूज़ करते हैं हम गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। आ फैक्ट्री इज़ यूज फॉर ऑपरेट द गुड्स। और फैक्ट्री को यूज़ करते हैं हम गुड्स को ऑपरेट करने के लिए। ठीक है। अब सेकंड फैक्टर क्या है, लेबर। लेबर मतलब लेबर कंसिस्ट ऑफ ह्यूमन एसिड्स। ये ह्यूमन एसिड्स है। इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ पीपल वर्क टूगेदर। ये क्या है, लेबर हमारा कॉम्बिनेशन है पीपल का जब हम काम करेंगे एक साथ ग्रुप में। फॉर प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज। और गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करेगा। अब है कैपिटल। कैपिटल क्या है, कैपिटल द मशीनरी और इक्विपमेंट यूज टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विस। जब हम मशीनरी का यूज करेंगे गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए तो वो हमारी क्या होगी, वो हमारी कैपिटल होगी। अब है इंटरप्रीन्योरशिप। वो क्या आएगी, इट इज द कंबाइन एफर्ट्स ऑफ द लैंड लेबर एंड कैपिटल। इसके अंदर हमारे कंबाइन एफर्ट्स होंगे लैंड के, लेबर के और कैपिटल के। पीपल हैविंग इनोवेटिव माइंड। उनका जो माइंड होएगा वो थोड़ा सा अलग होएगा प्रोड्यूस गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए। दे टेक इंटेटिव्स टू प्रोड्यूस गुड्स फर्स्ट। और वो कुछ इंटेटिव्स को टेक करेंगे और गुड्स को बना देंगे। ठीक है। अब है कोस्ट। कोस्ट क्या है, इट रेफर्स टू द प्राइस ऑफ इनपुट डेट वी अप्लाई टू प्रोड्यूस द फिनिश्ड गुड। मतलब कि कॉस्ट क्या है, कॉस्ट एक प्राइस है हमारे इनपुट की जो हम देंगे तभी हम उस प्रोडक्ट को खरीद पाएंगे। इट इज कोर प्राइस ऑफ कमोडिटी। एक हमारा कोर प्राइस है हमारी कमोडिटी का, मतलब हमारे प्रोडक्ट का। ठीक है। टाइप्स ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट के टाइप्स, ये कॉस्ट दो टाइप्स की है, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगी, मतलब फिक्स रहेगी, वो कोई चेंज नहीं हो सकती। एग्जाम्पल, इट इज द कॉस्ट विच रिमेन्स कॉन्स्टेंट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। जो प्रोडक्शन प्रोसेस में उसकी जो कॉस्ट रहेगी वो रिमेन सेम रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी। इट नेवर फ्लक्चुएटिव, फ्लक्चुएट नहीं होगी, मतलब कि प्रोडक्शन प्रोसेस कम ज़्यादा नहीं होने का, जो होगा वो कांस्टेंट ही रहेगा, फिक्स रहेगी। जैसे कि एग्जांपल है कुछ इसके, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल्ड, रेंट ऑफ फैक्ट्री, सैलरी टू एम्प्लॉय, इंश्योर, प्राइस मिनिमम। ठीक है। ये हमारे कुछ एग्जांपल है फिक्स कॉस्ट के। अब है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होगी, इट इज द कॉस्ट दैट वरी विद द आउटपुट लेवल। जो हमारी आउटपुट लेवल पे वरी करेगी, उस पर डिपेंड करेगी। इट में फ्लक्चुएट विद आउटपुट एंड प्रोडक्शन प्रोसेस। ये हमारा फ्लक्चुएट करेगी आउटपुट और प्रोडक्शन प्रोसेस से। एग्जाम्पल क्या होंगे, रॉ मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन चेंज एंड कमीशन। ठीक है। अब हमारा है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कौन सी आएंगी, द कॉस्ट ऑफ कंप्राइज ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। वो कॉस्ट जो हमारी कंप्राइज करेंगे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को। इट में नेवर बी जीरो, ये कभी भी जीरो नहीं हो सकती। एवरेज कॉस्ट क्या आएगी, इट इज द कॉस्ट कैलकुलेट पर यूनिट, जिसे हम पर यूनिट कैलकुलेट करेंगे ऑफ आउटपुट, आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए। डाटा प्रोड्यूसर, जो प्रोड्यूसर आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, इसका एवरेज कॉस्ट का क्या होगा, टोटल कॉस्ट अपॉन क्यू। अब है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट कौन सी होएगी, इट इज द कॉस्ट कैलकुलेटिंग प्रोड्यूसिंग ऑफ वन मोर एडिशनल यूनिट ऑफ इनपुट। ये मार्जिनल कॉस्ट हमारी एक ऐसी कॉस्ट कैलकुलेशन है जो हम प्रोड्यूस करेंगे एक या एक से ज़्यादा एडिशनल यूनिट्स को आउटपुट निकालेंगे जब हम। ठीक है। अब ये हमारा एक वो है समरी कि हम इन्हें सबको कैसे करेंगे। जैसे हमारे आउटपुट है, यानी कि कुछ हमारे टॉय हैं, प्रोडक्ट है हमारे टॉय के, ये इनकी क्वांटिटी क्या है 1 2 3 4 5, ये सीरियल नंबर हो गया। अब TFC यानी कि रेंट, इनके रेंट क्या है 1000 है सबके। और TVC ये हमारे रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल क्या है 10 13 17 20 21। और TC यानी कि हमारे टोटल कॉस्ट किसे, TFC रेंट और रॉ मटेरियल को जो ऐड करेंगे तो हमारा टोटल कॉस्ट मिलेगा। फिर हम उसका एवरेज निकालने तो TC अपॉन Q, मतलब कि TC टोटल कॉस्ट और Q हमारी क्या हो जाएगी, क्वांटिटी हो जाएगी। ठीक है। अब है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकलेगी, TCN माइनस TCN माइनस 1, यानी कि जो हमारी टोटल कॉस्ट आई होएगी ना उसको माइनस, रॉ मटेरियल में से हम इसे माइनस कर देंगे।
इसे हम निकाल लेंगे। जैसे हमारा ये है, ये क्या है हमारा 13 है, 13 से ऊपर वाली डिजिट को 13 में से माइनस कर लेंगे, यानी कि 13 माइनस 10, तो हमारा क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। और पहले वाले का जो ये रहेगा TBC वो ही रहेगा। अब है 17 माइनस 13 तो क्या आ गया 4, 20 माइनस 17 3, 21 माइनस 21, ये हमारा क्या हो गया मार्जिनल कॉस्ट आ गया। अब है हमारा संक कोस्ट। संक कोस्ट कौन सी होगी हमारी, वो वाली कोस्ट जो मतलब एक हिंदी में मतलब है इसका डूबा हुआ पैसा, जो पैसा डूब गया हो। इट इज द कोस्ट दैट विल नेवर रिकवर इन फ्यूचर, ऐसी कोस्ट जो हम फ्यूचर में रिकवर नहीं कर सकते, मतलब उसे का पैसा जो है ना वो हमारा वापस नहीं आ सकता, वो डूब गया। अब देयर आर नो चेंज टू गेट बैक ऑफ द अमाउंट, कोई भी चांस नहीं है हम अपने पैसे को, अपने अमाउंट को गेट बैक कर सके, वापस ला सके। फॉर एग्जाम्पल बैड डेबिट्स, बैड डेबिट्स हमारा इसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अब है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, इट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर गो। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, वो हमारी वैसी कॉस्ट है, इट इज अ कॉस्ट नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर गोन है, जो हमारा आगे का नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव होएगा वो वाली हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होंगी। मतलब जैसे कि हम किसी लेवल पे हैं तो हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जैसे हम कहीं पे कंपनी में वर्क कर रहे हैं, तो अब हम यहाँ पे कर रहे हैं 30 से 35 हज़ार रुपये सैलरी मिल रही है, और हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है जो हमें 45 प्लस सैलरी देगी, 50 प्लस सैलरी देगी, तो ये हमारी क्या होगी, एक हमारी अपॉर्चुनिटी है। ऐसी ये कॉस्ट है कि एक बेस्ट केस हमारा नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, ठीक है। अब है एक्सप्लिसिट कॉस्ट, ये क्या है, इट इज रिकॉर्ड इन बुक ऑफ अमाउंट अकाउंट बुक कीपिंग कैश पेमेंट, मतलब कि ये हमारी एक ऐसी रिकॉर्ड है हमारे बुक ऑफ अकाउंट के अंदर, बुक कीपर मतलब जो हमारा मुनीम होता है उसकी बुक के अंदर जो हमारा एक रिकॉर्ड हो, बेस्ट रिकॉर्ड हो। जैसे कि कैश पेमेंट, हमें कुछ कैश पेमेंट मिली है उसका। फॉर एग्जाम्पल वी पे, हमने 10,000 रुपीज़ पे करे एज अ फैक्ट्री रेंट का टू द ओनर ऑफ द लैंड के ओनर को, तो ये हमारी क्या होगी, कैश पेमेंट होगी, तो ये हमारा एक्सप्लिसिट कॉस्ट हो गया। अब है इम्प्लिक्ट कॉस्ट। इम्प्लिक्ट कॉस्ट क्या है, इट इज़ अ हिडन कॉस्ट, ये हमारी हिडन कॉस्ट है, नॉन कैश कॉस्ट विच आर वी नीड रिकॉर्ड इन अ बुक ऑफ अकाउंट, और जिसे हम अपने बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। एक सिंपल भाषा में एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट का, जैसे एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, हमने कोई अपना प्रोडक्शन स्टार्ट किया, तो हमारे पास एक लैंड है, तो हम फैक्ट्री ओपन करी वहाँ पे हमने, तो हम जैसे उस पर फैक्ट्री के अंदर मशीन वर्कर ये सब लाएंगे, तो जो उसके अंदर कुछ ऐसे हिडन कॉस्ट होंगे जिसे हमें पैसे देने की ज़रूरत नहीं होगी, वो तो होंगे हमारे इम्प्लिक कॉस्ट। और जिसे हमें पैसे देने की ज़रूरत है, जैसे कि मशीन का रेंट हो गया, लेबर जो होगी उसे पेमेंट करनी है, वो तो होगी हमारी इम्प्लिक कॉस्ट। और जैसे होगी लैंड के लिए हमें कोई, हमारी खुद की लैंड है तो हमें उसका कोई पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, तो वो क्या होगी हमारी इम्प्लिक कॉस्ट होगी, ठीक है। वी हैव, एग्जाम्पल क्या है, वी हैव अवर ओन लैंड सो वी डू नॉट नीड टू पे रेंट, ताकि हम जैसे हमारी कोई अपनी लैंड है तो उसमें हमें कोई पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं है रेंट की लिए। अब है लॉ ऑफ प्रोडक्शन। लॉ ऑफ प्रोडक्शन क्या है, ये दो लॉ है, एक तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन यानी कि रिटर्न टू फैक्टर, और दूसरा है लॉ ऑफ रिटर्न टू सेल, रिटर्न टू फैक्टर, रिटर्न टू सेल। पहला लॉ क्या है, दिस लॉ ऑपरेट इन शॉर्ट रन पीरियड, ये जो हमारा रिटर्न टू फैक्टर वाला रो है ना, वेरिएबल प्रोपोनेट, ये हमारा एक शॉर्ट रन पीरियड में ऑपरेट होएगा, इन विच ओनली वन फैक्टर इज वरी, इसके अंदर हमारा केवल एक फैक्टर वरी करेगा, एंड अदर फैक्टर कीप कांस्टेंट, और बाकी के जो फैक्टर रहेंगे वो क्या होंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। दिस लॉ हैव 3 स्टेज नेमली, इसके पास 3 स्टेज है, एक तो इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, एक डिमिनिशिंग यानी कि डिक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, और नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर। नाउ वी हैव डिस्कस दीज 3 स्टेजेस इन, अब ये हमारी 3 स्टेजेस होगी। इसकी पहला क्या, इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, इफ वी ऐड मोर इनपुट देन आवर आउटपुट, यानी कि हम ज़्यादा
इनपुट को ऐड कर रहे हैं अब अपने आउटपुट के अंदर, तो टोटल प्रोडक्शन क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी हमारी, एक इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होगी। इट हैपन बिकॉज ऑफ स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर, ये किसकी वजह से हेल्प होएगी, क्योंकि हमारी स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर अच्छी है एंड इफिशिएंट मैनेजमेंट, और हमारी जो मैनेजमेंट है ना, जो हमारा मैनेजर है वो इफिशिएंट वे में मैनेज कर रहा होगा हमारे वर्क को। ठीक है, डिमिनिश रिटर्न टू फैक्टर यानी कि डिक्रीज हो रही है। इन दिस स्टेज आवर टोटल प्रोडक्शन इज इंक्रीज बट एट द डिक्रीजिंग रेट, प्रोडक्शन बढ़ तो रहा है पर वो मतलब ऐसे रेट से नहीं बढ़ रहा जिससे बढ़ना चाहिए। इट हैपन बिकॉज ऑफ ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ मशीन एंड इक्विपमेंट, ताकि ये किसकी वजह से कि हमारा जो हमने अपनी मशीन का ओवर यूटिलाइजेशन कर रखा है, मतलब कि पुरानी हो रखी हैं वो, और इक्विपमेंट जो भी हम यूज़ कर रहे हैं। अब है नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर, इन दिस स्टेज आवर टोटल प्रोडक्शन डज नॉट इंक्रीज, हमारा टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हो रहा एंड इट वुड बी नेगेटिव, और ये नेगेटिव में जा रहा है। इट हैपन बिकॉज ऑफ मिसमैनेजमेंट, किसकी वजह से, मिसमैनेजमेंट और पुअर लेबर की वजह से। एक इजी भाषा में इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, डिक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर और नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर। इसका इंक्रीजिंग में क्या होगा, जैसे हमने अपने किसी भी प्रोडक्शन में कोई 1% खर्चा किया है तो हमें जो आउटपुट में ना वो डबल करके दे रहा है 2%। ठीक है, तो वो हो गया हमारा इंक्रीजिंग, मतलब हमें दुगना करके दे रहा है। डिमिनिश इसमें हो तो रहा है पर इतना नहीं हो रहा, ये जैसे हमने 1% का करा है तो वो हमें 1.5 या फिर 1.25 का दे रहा है, डबल नहीं दे पा रहा। और नेगेटिव में मतलब कम ही हो गया, ये बढ़ा ही नहीं रहा। अब ये ग्राफ की हेल्प से देख लेते हैं, जैसे कि हमारे होगी यूनिट ऑफ फिक्स्ड फैक्टर, यानी कि लैंड, ये क्या है, लैंड है हमारी सारों में 1 एकड़। यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर यानी कि लेबर, लेबर हमारी इंक्रीज हो रही है 1 2 3 4 5 6 7। टोटल प्रोडक्शन भी हमारा इंक्रीज हो रहा है 2 6 12 ऐसे। अब है मैनेजर प्रोडक्ट, वो क्या है, जैसे ये भी हमारा 2 4 6 यहाँ तक इंक्रीज हो रहा है, पहले 2 4 6 फिर डिक्रीज हो गया 4 2 0 यानी कि डिक्रीजिंग में आ गया, और -2 ये नेगेटिव में पहुंच गया। ये इंक्रीजिंग हो गया, डिक्रीजिंग हो गया और ये नेगेटिव में पहुंच गया। ये इसका ग्राफ है, देखो ये टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो गया और यहाँ पे तो नेगेटिव में पहुंच गया यहाँ पे। ठीक है, अब है डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन के बीच में डिफरेंस। पहला क्या है डिफरेंस, शॉर्ट रन रेफर्स टू द पीरियड इन विच आउटपुट कैन बी चेंज बाय चेंजिंग ओनली वेरिएबल फैक्टर। शॉर्ट रन के अंदर हमारा आउटपुट कब चेंज हो सकता है, जब हमारा वेरिएबल फैक्टर में कोई चेंज हो। ठीक है, लॉन्ग रन में क्या आएगा, लॉन्ग रन रेफर्स टू अ पीरियड इन विच आउटपुट कैन बी चेंज बाय चेंजिंग ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये कब चेंज होएगा, जब हम सारे प्रोडक्शन के सारे फैक्टर को चेंज कर दें। ठीक है, फैक्टर आर क्लासीफाई एज वेरिएबल्स, फैक्टर को हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, वेरिएबल से फिक्स्ड फैक्टर इन द शॉर्ट रन, शॉर्ट रन में फिक्स फैक्टर। ऑल फैक्टर आर वेरिएबल इन अ लॉन्ग रन, लॉन्ग रन के अंदर सारे के सारे फैक्टर्स अवेलेबल होंगे, इसके अंदर खाली क्लासिफिकेशन वाले वेरिएबल्स होंगे। ठीक है, अब है थर्ड, इन द शॉर्ट रन के अंदर डिमांड इज मोर एक्टिव इन प्राइस डिटर्मिनेशन, जो हमारा डिमांड रहेगा वो ज़्यादा एक्टिव रहेगा, बल्कि प्राइस डिटर्मिनेशन एंड सप्लाई कैन नॉट इंक्रीज, ताकि चाहे हमारा प्राइस डिटर्मिनेशन और सप्लाई इंक्रीज हो या ना हो, विद इंक्रीज इन डिमांड, तब हमारी डिमांड बढ़ेगी तो हमारी सप्लाई भी थोड़ी बढ़ जाएगी। इन द लॉन्ग रन के अंदर बोथ डिमांड एंड सप्लाई प्ले इक्वल रोल, इसके अंदर हमारी डिमांड और सप्लाई दोनों में इक्वल रोल प्ले करेगी इन प्राइस डिटर्मिनेशन में, एज बोथ कैन बी इंक्रीज, ताकि बोथ हमारे दोनों के दोनों इंक्रीज हो जाएं। रिटर्न टू सेल में क्या आएगा, दिस कॉन्सेप्ट अप्लाई इन अ लॉन्ग रन, रिटर्न टू सेल हम लॉन्ग रन में अप्लाई करेंगे, वेयर ऑल इनपुट कैन चेंज, यहाँ पे हम सारे के सारे इनपुट्स को क्या करेंगे, चेंज करेंगे, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल एसेट्रा। इट एक्सप्लेन हाउ आउटपुट चेंज, ये हमें एक्सप्लेन करेगा हम अपने आउटपुट को कैसे चेंज कर रहे हैं। व्हेन ऑल इनपुट्स आर इंक्रीज टुगेदर, जबकि हमारे सारे के सारे इनपुट इंक्रीज कर रहे होंगे साथ साथ इन सेम प्रोपोर्शन, एक सेम प्रोपोर्शन में। ठीक है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिटर्न टू सेल, ये हमारे रिटर्न टू सेल 3 टाइप्स के, इंक्रीजिंग रिटर्न टू सेल, कॉन्स्टेंट रिटर्न टू सेल, डिक्रीजिंग रिटर्न टू सेल। इंक्रीजिंग में क्या होगा, व्हेन ऑल इनपुट आर इंक्रीज बाय अ सर्टेन, हमारे जब
इनपुट एक सर्टेन परसेंटेज से इंक्रीज हो रहे होंगे से 2x पे, एंड आउटपुट इंक्रीज बाय मोर देन सेज 3x। मतलब कि जैसे हम कोई इनपुट में सर्टेन इनपुट में इंक्रीज कर रहे हैं, कोई भी इनपुट पहले हम x लगा रहे तो अब हम वो 2x लगाने लगे, तो हमें जो आउटपुट मिलेगा ना वो भी ज़्यादा मिलेगा, वो हमें 3x मिलेगा। हैपन ड्यू टू बेटर इफिशिएंसी। ये कब किसकी वजह से हैपन होएगा? बेटर इफिशिएंसी, लार्ज प्रोडक्शन और कॉस्ट सेविंग की वजह से। एग्जाम्पल में क्या आएगा? डबलिंग बोथ वर्कर्स एंड मशीन इंक्रीज आउटपुट बाय 3 टाइम्स। जब हम वर्कर्स और मशीन को डबल करेंगे तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा? 3 टाइम्स मिलेगा। ठीक है। अब है कॉन्स्टेंट रिटर्न टू सेल व्हेन ऑल द इनपुट आर इंक्रीज। जब हमारे इनपुट तो इंक्रीज हो रहे हैं एंड आउटपुट इंक्रीज बाय द सेम प्रोपोर्शन, और हमारे आउटपुट भी इंक्रीज हो रहे हैं सेम प्रोपोर्शन से। बिजनेस ग्रोथ बट प्रोडक्टिविटी पर यूनिट सेज द सेम। बिजनेस तो बढ़ रहा है पर प्रोडक्टिविटी क्या है? हमारी सेम रह रही है, प्रोडक्टिविटी हमारी बढ़ नहीं रही। डबल और इनपुट आउटपुट ऑल्सो डबल। जैसे कि हमने पहले इनपुट हमारे x थे, हमने 2x कर दिए तो हमें आउटपुट भी 2x ही मिलेगा। ये हो गया। डिक्रीजिंग रिटर्न टू सेल। डिक्रीजिंग में क्या आएगा? व्हेन ऑल द इनपुट आर इंक्रीज। इनपुट तो हमने इंक्रीज कर दिए बट आउटपुट इंक्रीज बाय द लेस देन दैट। पर हमें जो आउटपुट मिल रहे हैं ना, हमें पहले से कम रेट में आउटपुट मिलेगा। ये किसकी वजह से हैपन होएगा? ड्यू टू द पुअर कंडीशन और मैनेजमेंट एट अ लार्ज स्केल। ये पुअर कंडीशन और मैनेजमेंट की वजह से होएगा। एग्जाम्पल, डबल ऑल इनपुट्स। हमने सारे के सारे इनपुट्स को डबल कर दिया, आउटपुट इंक्रीज ओनली 1.5 टाइम, और आउटपुट क्या हमें 1.5 टाइम ही मिल रहा है। ठीक है। अब है इकोनॉमिक्स एंड डिस इकोनॉमिक्स ऑफ सेल। इकोनॉमिक्स ऑफ सेल क्या है? इकोनॉमिक्स ऑफ सेल रेफर्स टू द आइडिया। ये सेल हमारी आइडिया को रेफर करेगी डेट एज मोर प्रोडक्शन आर प्रोड्यूस द मैनेजरियल कॉस्ट। जो हमारी मैनेजरियल कॉस्ट से ज़्यादा प्रोडक्शन को प्रोड्यूस करेगी, और कॉस्ट डिक्रीज बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग इफिशिएंसी। कॉस्ट डिक्रीज क्यों होगा? क्योंकि हम उसकी इफिशिएंसी को इंक्रीज कर रहे होंगे। ठीक है। अब है क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। इसे हम क्लासिफाई करेंगे 2 टाइप से, इंटरनल इकोनॉमिक्स और एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स की हेल्प से। अब है इंटरनल इकोनॉमिक्स क्या है? इंटरनल इकोनॉमिक्स आर द इकोनॉमिक्स विच आर अवेलेबल टू अ पार्टिकुलर फार्म। ये इंटरनल मतलब कि हमें किसी पार्टिकुलर फार्म में अवेलेबल होएगी। इट गिव अ कॉस्ट एडवांटेज। ये हमें कॉस्ट एडवांटेज देगी टू एन इंडिविजुअल फार्म, किसी भी एक इंडिविजुअल फार्म का, ओवर द अदर फार्म्स, किसी और के फार्म्स के अकॉर्डिंग। इंगेज इन द इंडस्ट्री, और इंडस्ट्री में हमें इंगेजमेंट मिलेगी। एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स क्या होगी? एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स आर दोस इकोनॉमिक्स विच आर अवेलेबल टू ऑल द फार्म्स। ये एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स वो वाली इकोनॉमिक होएगी जो हमें अवेलेबल होएगी सारे के सारे फार्म्स में, इंडस्ट्रीज के। एग्जांपल, डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज डेवलप हो रही हैं इन एरिया लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, रेलवे लाइन। जैसे कि कंस्ट्रक्शन बन रही है रेलवे। अब इसका एक हिंदी में मतलब इंटरनल इकोनॉमिक वो होएगी जो हमारे कंपनी के अंदर हो रही होगी। कंपनी के अंदर जो इकोनॉमिक चेंज आ रहे होंगे वो क्या होंगे? इंटरनल इकोनॉमिक। और एक्सटर्नल जो कंपनी के बाहर आ रहे होंगे, जैसे कि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन, रोड कंस्ट्रक्ट होगी, ट्रांसपोर्टेशन की पहले दिक्कत थी वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल होगी, रेलवे लाइन बनगी, ये सब क्या होगी? हमारी एक्सटर्नल होगी, एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स होगी। अब है क्लासिफिकेशन ऑफ डिस इकोनॉमिक्स ऑफ सेल। डिस इकोनॉमिक्स ऑफ सेल क्या होगी? व्हेन अ फार्म प्रोड्यूस बियॉन्ड इट्स ऑप्टिमम कैपेसिटी। जो हमारा फार्म प्रोड्यूस करेगा किसके ऑप्टिमम कैपेसिटी के बेसिस पे। इट हैज़ अ फेस हायर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये क्या फेस करेगा? हायर प्रोडक्शन फेस करेगा किसकी? डिस इकोनॉमिक ऑफ सेल की। इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स। ये 2 टाइप्स के, इंटरनल डिस इकोनॉमिक्स और एक्सटर्नल डिस इकोनॉमिक्स है। इंटरनल डिस इकोनॉमिक क्या होगी? इंटरनल डिस इकोनॉमिक्स के अंदर क्या आएगा? इंटरनल डिस इकोनॉमिक रेफर्स टू ऑल दोज फैक्टर। ये वो दोज फैक्टर्स को रेफर करेगी विच कंट्रीब्यूट इन राइजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन, जिनका कंट्रीब्यूशन राइज होएगा किसमें? प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में पार्टिकुलर फार्म के। व्हेन इट इनपुट इंक्रीज बियॉन्ड द ऑप्टिमम कैपेसिटी। तो जैसे कि हमने किसी का इनपुट राइज करा तो उसका आउटपुट में भी हमें इंक्रीमेंट मिलेगी। ठीक है।
द रीजन ऑफ इंटरनल इकोनॉमिक कैन बी एक्सप्लेन द फॉलोइंग। इसे हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? स्केर्सिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की स्केर्सिटी से, मैनेजमेंट डिफिकल्टीज, मैनेजमेंट की डिफिकल्टी है, टेक्निकल प्रॉब्लम, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। अब एक्सटर्नल डिसइकोनॉमिक्स, एक्सटर्नल डिसइकोनॉमिक रेफर्स टू ऑल दोज फैक्टर्स, ये ऑल दोज फैक्टर्स को रेफर करेगी विच ब्राइंग डिस इकोनॉमिक, जो डिस इकोनॉमिक के अंदर आएगी, फॉर ऑल द फार्म्स ऑपरेशंस इन अ गिवन इंडस्ट्री। Too much localization and concentration of farm at a given place result in an external economic। इसके अंदर क्या है मतलब? हमारी वो वाली एक्सटर्नल डिस इकोनॉमिक जो हमारे बाहर के लोकलाइजेशन और कंसंट्रेशन फार्म को अप्लाई करेगी। द सेशन ऑफ एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स आर एज फॉलोइंग। इसके अंदर क्या आगे? जैसे इन्वायरमेंट पोल्यूशन, इन्वायरमेंट पोल्यूशन हो रहा है, स्टेट्स एंड इंडस्ट्रीज और हाई फैक्टर प्राइसेस। इस यूनिट के अंदर यही टॉपिक्स थे। आप इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लेना, कर लेना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।